और जितने दंगाई ब्रिगेड है इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, इनका हिसाब पूरा किया जाएगा। चुन चुन कर ढूंढा जा रहा है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और उन्हीं सबूतों के आधार पर जो दंगाई गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नागपुर के महाल इलाके में क्रूर औरंगजेब के समर्थक टोपी वाले भाइयों ने जिस तरह उत्पात मचाया, गाड़ियों, घरों पर पत्थर बरसाए और हिंसा को अंजाम दिया, लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मियों पर हमला किया, अब उस पर एक्शन की बारी है। औरंगजेब गैंग ने हिंसा को अंजाम देते समय भरसक कोशिश की कि वो तीसरी आंख से बच जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 36 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिन्हें कोर्ट ने 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 6 आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके अलावा पीस एस्टेब्लिश किस तरह से हम लोग कर सकते हैं वो हमारी कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारा रूट मार्च है और ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग अपने तरीके से जैसे भी है सिचुएशन को कंट्रोल। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो रही है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है उसको डेवलप कर रहे हैं और उनके कनेक्शंस देख रहे हैं, किसने क्या लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई इस पर कंस्पायर कर रहा था क्या, कोई इसमें इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, क्यों उन्होंने ये सब किया, अगर किया है तो ये सारी चीज़ों पर भी हम लोग कर। नागपुर में दंगाइयों ने किस तरह हिंसा को अंजाम दिया, एक एक सबूत उसकी गवाही दे रहे हैं। बावजूद इसके सियासी रोटी सेकने वाले इस पर राजनीति कर रहे हैं। अभी आज तक का इतिहास है, वहां दंगा नहीं हुआ, उसके बाद भी दंगा हुआ है तो टोटली फेल्यूर है इनका। हमने बार बार कहा है कि नफरत मत बांटिए, नफरत देश को जला के खाक कर देगी, देश के अंदर तबाही मचेगी। और ये जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र देश का आर्थिक गलियारा है, देश को आर्थिक दिशा देता है। अगर ये हालात होंगे तो वहाँ कोई निवेश नहीं आएगा। ये कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? इतिहास और महाराष्ट्र आपको माफ नहीं करेगा। आज औरंगजेबवादियों के सुर में सुर मिलाने का काम उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, जबकि इनके पिताजी ने हमेशा छत्रपति शिवाजी की बात करी, आज उद्धव ठाकरे औरंगजेब की बात कर रहे हैं। फिलहाल पूरे शहर में सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद है। फ्लैग मार्च से लेकर सभी आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस जिस मुस्तैदी से लगी हुई है उससे साफ है कि उपद्रवियों का बचना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये भी है कि अफवाह किसने फैलाई, जिसकी वजह से नागपुर जल उठा। हिंसा की पूरी प्लानिंग किसने की? आखिर वो कौन है जिसको क्रूर औरंगजेब के कब्र से इतना प्रेम है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां पर नागपुर हिंसा में पथराव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर में कश्मीर की तरह पथराव किया गया, ये जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्रों से ये खबर है, जहां पे नागपुर में हुए पथराव का पैटर्न कश्मीर स्टोन पेल्टिंग की तरह नजर आ रहा है। ये साफ साफ कहा गया है। महज 4 घंटे के भीतर लोगों तक मैसेज पहुंचा के उन्हें मोबाइलाइज करना, हमले के लिए आसपास के पत्थरों का इस्तेमाल करना, पुलिस को टारगेट करना, ये कुछ समानताएं दिखाई दे रही, जिसके लिए खासतौर पे कहा जा रहा है कि शायद यही वजह है कि इसको कहा जा रहा है कश्मीर स्टोन पेल्टिंग पैटर्न। और इसी एंगल से जांच भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ ही घंटों में जिस तरीके से मोबाइल पर मैसेज करके लोगों को इकट्ठा करना, इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई है, आसपास के जो बिखरे पत्थर होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया, पुलिस को टारगेट किया गया, तो ये वो पैटर्न है जो बताता है कि जो पथराव किया गया वो कश्मीर स्टोन पेल्टिंग के तर्ज पर किया गया। सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से एफआईआर में तमाम खुलासे तो हुए हैं, लेकिन गृह विभाग के सूत्र ये बता रहे हैं कि दरअसल ये जो पत्थरबाजी हुई उसका पैटर्न कुछ कश्मीर स्टोन पेल्टिंग जैसा देखने को मिला है, दिखाई दिया है। कैसे समझाइए दर्शकों को, समझाइए कि आखिर ये पैटर्न होता क्या है, कैसे इस्तेमाल किया गया और आखिर क्यों इस एंगल से जांच करने की बात कही जा रही है?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपडेट देते हैं कि 24 घंटे में एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिपोर्ट फाइल करनी है और महाराष्ट्र के गृह विभाग को इस पूरे फॉर्मेट के बारे में जानकारी दे रही है। कश्मीर स्टोन पेल्टिंग फॉर्मेट दरअसल ये है कि अमूमन हम पहले देखते थे कश्मीर में किस तरीके से अचानक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और उसके बाद पथराव किया जाता था। इस स्थिति में भी ऐसा ही हुआ और एफआईआर को जब आप देख रहे हैं तो 4 बजे का समय बताया जा रहा है कि किस तरीके से 70 लोगों की भीड़ अचानक आके इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद वो भीड़ 600, 700 और 51 नामजद लोगों के खिलाफ जब एफआईआर होती है तो आप सोचिए कि 700 लोग कहीं ना कहीं उस बारे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 4 घंटे के अंदर शाम 4 बजे से लेकर 7:30 से 8 तकरीबन 3.5-4 घंटे के बीच में ऐसा क्या कुछ हो जाता है कि लोगों के पास पत्थर पहुंच जाते हैं, लोगों के हाथ में डंडे होते हैं और तमाम जो वेपन जिसका जिक्र एफआईआर में कंप्लेनेंट कर रहे हैं कि कुछ लोगों के हाथ में तलवारें भी थी। तो ऐसा क्या हो जाता है 4 घंटे में कि लोगों के पास इतना लॉजिस्टिक, इतना जो पत्थर है, इतने जो डंडे हैं वो उनके हाथ में पहुंच जाते हैं और यही कारण था कि इसको कश्मीर स्टोन पैलेटिंग पैटर्न से जोड़कर देखा जा रहा है। अमूमन ऐसी तस्वीरें कश्मीर में देखी जाती थी, लेकिन नागपुर जो कि शांति प्रिय शहर था, यहां पर इस तरीके से हिंसा भड़काने के पीछे किसकी साजिश थी, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, कैसे लोगों को बरगलाया गया और भीड़ को एक कहीं ना कहीं उग्र भीड़ के रूप में जो परिवर्तित है, कन्वर्ट जो है वो किया गया। यही सबसे बड़ा सवाल है और महाराष्ट्र गृह विभाग इसको लेकर एक डिटेल इंक्वायरी करवा रहा है। सुबह जिस तरीके से मैंने आपको बताया भी था कि महाराष्ट्र एटीएस भी पैरेलल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यही कारण है कि एटीएस को भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया गया है ताकि वो भी जांच करें और सच क्या है, असल सच क्या है, कौन इसको पूरे तरीके से मॉनिटर कर रहा था, किसके कहने पर ये जो हिंसा हुई करवाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी की जांच पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और 600 के करीब अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन आप मुझे बताइए, जिन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और जो ये पैटर्न बताया जा रहा है कि एकदम कश्मीर से मिलता जुलता है कि वहां पर कैसे स्टोन पेल्टिंग होती है, तो क्या ये लोग बाहरी थे? क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आ रहा है या लोकल लोग ही थे? क्योंकि इतनी तकनीक से एकदम एक्सपीरियंस स्टाइल में पत्थरों को फेंकना, क्या ये लोकल लोग थे या बाहरी थे? इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, एफआईआर इस बार आपके इसी सवाल का जवाब दे रही है। 51 लोग नामजद हैं, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 51 लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं क्योंकि उनके नाम पुलिस के पास है, बाकायदा उनके एड्रेस पुलिस के पास है और 40 लोगों की गिरफ्तारी इन नामजद लोगों में से की जा चुकी है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि कैसे हुआ, उसको पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करना होगा। देखिए, ये चिटनिस पार्क है, एफआईआर में बताया गया 4 बजे यहां पर जो भीड़ है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे, जिसको माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है बोला जा रहा है, वो लोग यहां पर पहुंचते हैं, भीड़ इकट्ठी करना शुरू करते हैं। इसी चौराहे पर महज 10 कदम जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको यहां पर एक मस्जिद नजर आ रही है। शाम को 5 बजे जो कि नमाज अदा करने का समय होता है, लोग यहां पर पहुंचते हैं। जब वो देखते हैं कि इस चौराहे पर 70 से 80 लोग इकट्ठा हैं और वो किस कारण से इकट्ठे हैं, तो लोगों के मन में जिज्ञासा हुई, तो उनको एक मैसेज कन्वे किया गया जो कि अफवाह थी। उस मैसेज को जब कन्वे किया जाता है तो ये मस्जिद आप देख रहे हैं, जब लोग नमाज अदा करके बाहर आते हैं तो वो भीड़ जो थी वो 70-80 के हटकर 100 से 150 की पहुंच चुकी थी। लोग नमाज अदा करके बाहर निकले, वो फिर उस भीड़ का हिस्सा हुए, तब लोगों को बरगलाया गया, लोगों को एक अलग मैसेज दिया गया, उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई और उसके बाद वो भीड़ जिस तरीके से रूप लेती है, उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी कि कैसे जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, लोगों के हाथ में जो डंडे थे वो साफ तौर पर देखने को मिले और इसी जगह पर उस महिला पुलिसकर्मी के साथ भी बदसलूकी होती है, उसकी वर्दी खींचने की कोशिश की जाती है। जो भीड़ यहां पर इकट्ठी